गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एसएस का बुक पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस का हम पहला लेसन पढ़ रहे थे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसमें हमने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के साथ में हमने लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। आज इस पाठ का तीसरा और अंतिम भाग हम लोग पढ़ेंगे। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क में देखिए, पहला जो तर्क है वो है जवाबदेही शासन पद्धति। लोकतंत्र की खास बात ये होती है कि इसमें एक जवाबदेही शासन पद्धति होती है। आपको एक एग्जाम्पल बताएं हम लोग कि 1958 से 61 के बीच में चीन में भुखमरी और अकाल पड़ा। भुखमरी और अकाल, और इस अकाल में इन 3 सालों के दौरान लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। अब यहाँ स्थिति ये थी कि चीन में, जैसा कि हम लोग आपको पहले ही बता चुके कि चीन में बहुदलीय शासन पद्धति नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही सर्वप्रमुख राजनीतिक दल है जिसका नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हमेशा यहाँ सरकार बनती है। और इसी वजह से ये जो इसकी जो शासन व्यवस्था है उसको पूर्णतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते। इसीलिए ये जो चीन था, चीन में 1958 से 61 के बीच में जो भुखमरी और अकाल पड़ा, जिससे लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। हालांकि इस दौरान अकाल और भुखमरी की स्थिति भारत में भी आई, लेकिन भारत में इतनी जनहानि नहीं हुई इतनी चीन में हुई थी। उसका एक विशेष कारण था, हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो जवाबदेही है। जवाबदेहिता हमारे यहाँ की शासन पद्धति में, और इसी वजह से हमारे यहाँ क्या है कि एक संस्था है जिसको बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम। और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार क्या करती है, सरकारी रेट पर किसानों से उनकी फसल को खरीदती है। एक कीमत निर्धारित की जाती है हमेशा, हर साल प्रत्येक खाद्यान्न फसल की कीमत निर्धारित की जाती है, न्यूनतम कीमत, उसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। और उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार अपनी सरकारी दुकानों के माध्यम से किसानों की उपज को, उनकी फसल को खरीदती है और उसको एक स्टॉक में जमा करती है। जिस गोदाम में, जिस स्टॉक में रखती है, उस स्टॉक को बोलते हैं बफर स्टॉक। और इस बफर स्टॉक में हमारे पास में इतना अनाज होता है कि यदि हमारे यहाँ 2 साल, लगभग 2 साल तक अगर अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं हो, तो भी हम पूरी भारतीय जनता को 2 साल तक खिला सकते हैं। इतना होता है हमारे यहाँ बफर स्टॉक। क्यों? क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है उसमें जवाबदेहिता की स्थिति है। यहाँ कोई जवाबदेहिता नहीं, और इसीलिए लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। तो 1958 से 61 के बीच में जब चीन में अकाल पड़ा था तब। लेकिन हम यहाँ पहले से संभल के चलते हैं हर चीज़ के लिए। हर चीज़ की व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से होती है जनता के प्रति, क्योंकि हमारी जवाबदेहिता है। इसलिए सरकार, जो भी सरकार कार्य करती है, यदि वो जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखेगी तो अगली बार वो सरकार चुन गई नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बहुदलीय शासन पद्धति है। यहाँ पर एक नहीं कई सारे राजनीतिक दल हैं। तो ये हमारी लोकतंत्र के पक्ष में पहला तर्क हो गया, जवाबदेही शासन पद्धति। जवाबदेही शासन पद्धति होती है लोकतंत्र। और दूसरी अब विशेषता पर हम चलते हैं कि बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, संभावना। देखिए, लोकतंत्र में कई, जैसे हमारे यहाँ पर जो सदन है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा और
एक है राज्यसभा। लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 243 सदस्य संख्या है। यहां जब कभी भी हम सदन में कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो निर्णय जो है वो 545 प्लस 243 ये लोग मिलकर ये निर्णय लेंगे, और इस वजह से ये जो भी निर्णय लिया जाएगा इस सदन की तरफ से वो एक बेहतर निर्णय होगा, एक समझदारी भरा निर्णय होगा। यहाँ ये जो सदस्य हैं ये जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं जो अपने अपनी राय रखेंगे और उन रायों के आधार पर ये बेहतर निर्णय लिया जाएगा। तो ये दूसरी विशेषता हो गई लोकतंत्र में कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम विशेषता की तरफ चलें तो यहाँ मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि होते हैं, कई सारे प्रतिनिधि होते हैं। उन प्रतिनिधियों में सत्ता पक्ष के भी होते हैं और विपक्ष के भी होते हैं, और जब कभी सत्ता पक्ष के लोग किसी प्रकार का कानून बनाने जा रहे होते हैं या फिर किसी प्रकार का निर्णय लेने वाले होते हैं तो जो विपक्ष है वो विपक्ष उनसे सवाल पूछता है, और इसी सवाल जवाब में उनके बीच में मतभेद और टकराव तो होते हैं, लेकिन ये मतभेद और टकराव सिर्फ राजनीतिक मतभेद और राजनीतिक टकराव होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो जनता को होता है। अगर मान के चलो कोई विपक्ष दल है ही नहीं तो सत्ता पक्ष के लोग जो कुछ चाहेंगे वो कुछ करेंगे, विपक्ष में कोई बोलने वाला है ही नहीं। तो यहां क्या होता है लोकतंत्र में मतभेद और टकरावों को संभालने का एक तरीका है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसमें प्रत्येक नागरिक का जो मत का मूल्य है वो समान होता है, चाहे इसमें कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय या अनपढ़ हो या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सभी के मत का मूल्य यहाँ पर हो गया बराबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र जो है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ऐसे अशिक्षित, ऐसे गरीब लोग, उनको ये लगता है कि लोकतंत्र का हम एक हिस्सा हैं, हमारी वजह से ये सरकार चुनी गई है, क्योंकि मेरे मत का मूल्य अन्य मेरे से ज्यादा जो पैसे वाले हैं या किसी दूसरे धर्म समुदाय वाले हैं उनके बराबर मेरे मत का मूल्य है, जिससे उस व्यक्ति का, उस नागरिक का सम्मान बढ़ता है। इसके बाद में पांचवा जो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है कि अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है सत्ता पक्ष, जिस दल की सरकार चल रही है वो तो होता है सत्ता पक्ष, और विपक्ष दल वो होता है जिसकी सरकार बनने से रह गई हो, यानी कि चुनाव में वो जो दल है वो हार गया हो। जैसे वर्तमान परिदृश्य की हम बात करें तो केंद्र सरकार में अभी सत्ता पक्ष जो है वो तो है भाजपा, और विपक्षी दल जो है वो है कांग्रेस। अगर राजस्थान सरकार की बात करें अपन तो राजस्थान में सत्ता पक्ष है कांग्रेस, और विपक्षी दल जो है वो है भाजपा। यहां देखिए कहीं पर भी केंद्र सरकार में भी यदि कोई निर्णय लिया जाना है, देखिए गलती प्रत्येक व्यक्ति से होती है। सत्ता पक्ष में जो भी दल बैठा हुआ है गलती होने की संभावना उससे भी है, और जब गलती हो जाती है तो ये जो विपक्षी दल है
उनकी गलतियों को उनके सामने रखता है, जनता के सामने रखता है। और सामने रखने से क्या है कि सत्ता पक्ष को अपनी गलतियों को ठीक करने का अवसर मिल जाता है। यह स्थिति केवल आपको लोकतंत्र में मिलेगी, राजतंत्र में यह स्थिति नहीं है, या तानाशाही शासन में यह स्थिति नहीं है, सैनिक शासन में यह स्थिति नहीं है। आपको केवल ये जो विशेषताएं हैं, ये जो इसके पक्ष में तर्क है, केवल आपको लोकतंत्र में मिलेंगे। अन्य किसी शासन व्यवस्था में आपको इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल सकती। इसके बाद में हम चलें कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या होना चाहिए। देखो, हमने लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा पढ़ी कि शासन की वह पद्धति जिसमें शासक का चुनाव जनता करती हो, लोगों के द्वारा जिनका चुनाव किया जाता हो। शासन करने वालों का या सत्ता पक्ष के लोगों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता हो, उस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतंत्र। और ये तो है एक साधारण परिभाषा या साधारण अर्थ। इसके बाद की हम बात करें, इसका एक बड़ा अर्थ क्या होना चाहिए लोकतंत्र का, यदि हम बृहद रूप लें, एक वृहद अर्थ लें इसका, तो इसका एक तरीका, एक कई सारी चीज निकल के आती है कि वास्तविक लोकतंत्र वो है जिस देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता हो, इन चीजों को दूर किया जाता हो। इन चीजों को दूर करने के लिए सरकार जो है वो प्रयत्नशील होती हो, तथा प्रत्येक व्यक्ति को सूचना की समान उपलब्धता हो। सरकार कब क्या कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, उन कार्यों के करने से उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस प्रकार की समान सूचनाएं प्रत्येक जनता के पास में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से जनता तक ऐसी जो सूचनाएं हैं वो समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ साथ बुनियादी शिक्षा जो है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी शिक्षा की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो वो व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, बुनियादी शिक्षाएं उपलब्ध कराई जाए, तथा प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से अपना सेवा भाव दे, चाहे वो किसी औद्योगिक क्षेत्र में हो या किसी सरकारी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से यदि इन चीजों की उपलब्धता यदि कहीं होती है, तभी एक आदर्श लोकतंत्र दिखाई दे सकता है। और आदर्श लोकतंत्र उसी लोकतंत्र को कहेंगे जहां पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इनको दूर करने के लिए सरकार प्रयत्नशील हो, और साथ साथ में प्रत्येक व्यक्ति को सूचना की, प्रत्येक जो भी सरकार कार्य कर रही है उन कार्यों की सूचना प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से उपलब्ध हो, बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया जाए, तभी एक आदर्श लोकतंत्र स्थापित हो सकता है प्रत्येक देश में, और लोगों में एक जागरूकता बढ़े, लोगों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार कार्य करे। इस प्रकार की व्यवस्था यदि किसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत होती है, तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वही एक आदर्श लोकतंत्र है। हमने इसमें देखा, देखो कि लोकतंत्र के बारे में हमने ये देखा कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो दी थी एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने एक सीधी सादी सी परिभाषा दी थी कि जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला जो शासन है वही लोकतंत्र है। लेकिन एक साधारण परिभाषा के रूप में हमने देखा कि वह शासन पद्धति जिसमें शासक का चुनाव या अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, वही शासन पद्धति लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में ये पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है,
और हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। इस पाठ के साथ साथ इस टॉपिक, इस पॉइंट के साथ साथ इस पाठ की होती है समाप्ति। और अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेसन लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।